क्लियर हो गया। FLP क्या है? एक आवरण, एक ढक्कन है जिसके अंदर विस्फोट हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, विस्फोट हो सकता है। क्या इसके बाहर लपटें आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकती हैं, लेकिन वैसी लपटें बाहर नहीं आ सकती हैं जो आसपास यानी उस उपकरण के आसपास मौजूद गर्म गैस में आग लगा सके, विस्फोट कर सके, वो गैस से बाहर नहीं आ पाएंगी। समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। माइक जब सवाल नहीं पूछना ना तो आप लीजिए, क्या होता है थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है। फॉर्म तो पढ़ना नहीं है, ठीक है, फॉर्म के बारे में कुछ भी यहाँ पे पढ़ना नहीं है। गैस जान लीजिए, गैस का कभी कोई पूछ सकता है, गैस का मतलब क्या होता है? गैस का मतलब सभी को पता है, गैस का मतलब क्या होता है? ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जिसका कोई भी फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, यानी कोई निश्चित आकार नहीं है, कोई निश्चित आयतन नहीं है, ऐसा पदार्थ का अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? गैस। रेगुलेशंस के अनुसार इस गैस की परिभाषा में वाष्प और धुआं भी शामिल है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। अगर पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, आर कंसीडर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ गैस, ऑप्शन नंबर ए में रहेगा फ्यूम, ऑप्शन नंबर बी में रहेगा वेपर, ऑप्शन नंबर सी में रहेगा बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी में रहेगा नॉन ऑफ दीज, तो क्या होगा? बोथ ऑफ दीज। बोथ ऑफ दीज याद कीजिएगा। गैस का डेफिनेशन फ्यूम्स और वेपर नहीं है, गैस का डेफिनेशन है किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसका कोई निश्चित आकार और आयतन नहीं है। एनी स्टेट ऑफ मैटर which does not have any fixed shape and fixed volume are called as gas, ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। चल क्या बात है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ये है फर्स्ट डिग्री। माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है, माइक ऑफ कर लिए। ऐसा कोयला सिम या उसका भाग, देखिए जब भी हम लोग किसी डिग्री हम लोग क्लासिफाई करते हैं ना तो हमेशा सिम का क्लासिफाई करते हैं, खदान का नहीं होता है, ठीक है। डिग्री का अनुसार जो है कोयला सीमों का वर्गीकरण किया गया, खदानों का नहीं। हर सिम का अपना अपना अलग अलग डिग्री हो सकता है। अगर जनरली हम लोग बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं वो खदान सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, लेकिन एक्चुअल में क्या हम लोग बोल रहे हैं, उस खदान का जो सिम है वो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड डिग्री है। डिग्री किसी खदान के लिए डिफाइन नहीं होती है, डिग्री किसके लिए नहीं मिलती हो, कहाँ पे? जनरल बॉडी ऑफ एयर में। और अगर माइक ऑफ कर लीजिए, अगर मिली है तो परसेंटेज जो है उसका 0.1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और रेट ऑफ इमिशन जो है वो 1 क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा हम इजी मतलब करके पढ़ते हैं अभी, ठीक है। एक साइड में हम क्या कर देते हैं, फर्स्ट डिग्री, एक साइड में सेकंड और एक साइड में थर्ड। ये हो गया फर्स्ट का कॉलम, ये हो गया सेकंड, और एक का हो गया थर्ड, ठीक है। माइक प्लीज ऑफ कर लीजिए, माइक प्लीज ऑफ कर लीजिए। कहाँ से आप कहाँ जा ये क्या है? ये कोयला सिम है, एक ही कोयला सिम है। क्या है? ये है कोल सिम, और ये है खदान नंबर ए। यहाँ तक क्या है? ये खदान नंबर ए है, ये खदान नंबर बी, और ये खदान नंबर सी, ठीक है। ये इसका माइन बाउंड्री है सब कुछ, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इसमें? तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोयला सिम पूरा का पूरा कोयला सिम या फिर उसका भाग। तो यहाँ पे इतना सा भाग ले रहे हैं हम लोग, कोयला सिम है या फिर उसका भाग। ये फर्स्ट डिग्री का हम लोग डेफिनेशन कर रहे हैं। फर्स्ट डिग्री का मतलब क्या होगा? पूरा कोयला सिम या फिर उसका भाग, ठीक है। कहाँ पे? खान सीमा के अंदर,
खान सीमा के अंदर का मतलब माइन बाउंड्री के अंदर, ठीक है। और क्या बोला है, ओपन कास्ट नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, यही है। ज्वलनशील गैस मिलती हो या नहीं मिलती हो कोई मतलब नहीं है, अगर मिली है तो मैक्सिमम परसेंटेज क्या हो सकता है, 0.1%। कहाँ पे, जनरल बॉडी ऑफ एयर में। रेट ऑफ इमिशन कितना हो सकता है, 1 मीटर क्यूब पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस्ड। तो उस सिम को हम लोग बोलेंगे क्या, फोर्स डिग्री। मान के चलिए ये जो कोयला सिम है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये खदान ए का है, इस कोयला सिम में गैस मिलता ही नहीं है, परसेंटेज उसका 0 है, तब भी क्या होगा, वो फर्स्ट डिग्री ही कहलाएगा। अगर मिला, कितना मिला, 0.1% मिल गया जनरल बॉडी ऑफ एयर में, तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट डिग्री है। और साथ ही साथ रेट ऑफ इमिशन भी आपको मेजर करना पड़ेगा, कितना होना चाहिए प्रति टन कोयला उत्पादन के हिसाब से, 1 मीटर क्यूब से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं सेकेंड डिग्री, ये है अपना सेकेंड डिग्री, अलग रंग से लिखते हैं। ये भी क्या है, कोयला सिम है, पूरा कोयला सिम हो सकता है या उसका कोई भाग हो सकता है, यहाँ पे तो भाग ही है क्योंकि पूरा कोयला सिम तो देखिए, कोयला सिम 3 खदानों में फैला हुआ है। आरओई का मतलब क्या था सर, रेट ऑफ इमिशन, रेट ऑफ इमिशन, ठीक है, मतलब प्रति टन कोयला उत्पादन कर रहे हैं तो कितना ज्वलनशील गैस मीटर क्यूब में निकल रही है। तो कोयला सिम का हम लोग ये भाग ले रहे हैं, इस भाग में हम देखें कि खान सीमा के अंदर है, ओपन कास्ट नहीं होना चाहिए, और ज्वलनशील गैस तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि ज्वलनशील गैस अगर नहीं मिलता है तो इसका मतलब कौन सा डिग्री होगा, ज्वलनशील गैस मिलनी ही चाहिए। कितना मैक्सिमम परसेंटेज हो सकता है, मैक्सिमम परसेंटेज तो डिफाइन नहीं है, कितना से ज्यादा हो सकता है, 0.1% से अधिक, 0.1% से ज्यादा होना चाहिए ना जी, अधिक नहीं कैसे बोलेंगे, अधिक नहीं होगा तो फर्स्ट डिग्री हो जाएगा ना, ऐसा 0.1% से ज्यादा होना चाहिए, कहाँ पे, जनरल बॉडी ऑफ एयर में। और रेट ऑफ इमिशन कितना होना चाहिए, 1 मीटर क्यूब पर टन से ज्यादा, 10 क्यूबिक मीटर तक, और 10 मीटर क्यूब पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस तक। बहुत सिंपल है। ये जो है इस सिम का भाग में हमको क्या मिल गया, सेकेंड डिग्री। देखिए एक ही सिम है लेकिन देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट फर्स्ट डिग्री कहला रहा है, ये वाला पार्ट जो है वो सेकेंड डिग्री कहला रहा है। इसीलिए आप डेफिनेशन में देखिए ना, क्या क्या लिखा हुआ, कोयला सिम पूरा या फिर उसका कोई भाग। तो हो सकता है कि कोयला सिम बहुत लंबा हो, किसी एक भाग में जो किसी एक खदान में बिलोंग करता हो उसमें ज्वलनशील गैस कम मिलती हो, और किसी दूसरे भाग वही कोयला सिम में ज्यादा मिलती हो, तो वहां पे डिग्री चेंज हो सकता है। तो एक ही सिम में डिग्री बदल सकता है, इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप डिग्री आप डिफाइन कर रहे हो ना, तो कोयला सिम का हो बाउंड्री मेंशन किए आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, कर पाएंगे क्या, क्योंकि ये कोयला सिम तो तीनों खदान में है। आप खान सीमा तय नहीं करेंगे तो यहाँ पर ये फर्स्ट डिग्री मिल रहा है, यहाँ पे सेकंड डिग्री मिल रहा है, यहाँ पे थर्ड डिग्री मिलेगा अभी। तो हर वर्ड का मतलब है, थर्ड डिग्री का डेफिनेशन क्या आ जाएगा जी, कोयला सिम या फिर उसका भाग, ये आपको बोलना ही बोलना है। खान सीमा के अंदर आपको बताना ही है, माइन बाउंड्री यानी स्पेसिफाई करना है। ओपन कास्ट तो होना ही नहीं चाहिए, और इसमें ज्वलनशील गैस की प्रतिशत मात्रा मैटर नहीं करती है। ज्वलनशील गैस की प्रतिशत मात्रा मैटर इसलिए नहीं करती क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील गैस जो है निकलती है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ इमिशन के बारे में बताया गया। रेट ऑफ इमिशन कितना होना चाहिए, 10 मीटर क्यूब से ज्यादा। तब हमको ये बताइए कि किसी डिग्री किस चीज का डिफाइन होता है, खान का या सिम का, सिम का भाग के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है।
और अगर ज्वलनशील गैस नहीं मिलती है तो कौन सा डिग्री होगा? डिग्री फर्स्ट डिग्री। अगर ज्वलनशील गैस हमको मिलता है कहाँ पे? जनरल बॉडी ऑफ एयर। हाँ सुन लीजिए, अगर मेरा ज्वलनशील गैस, ठीक है, ज्वलनशील गैस किसी स्टॉपिंग के अंदर, किसी आइसोलेशन स्टॉपिंग के अंदर 4% मिलता है तो कौन सा डिग्री होगा? सेकेंड डिग्री के कॉल्स होंगे सर। नहीं बोल सकते क्योंकि आपको स्टॉपिंग के अंदर होना चाहिए ना, जनरल बॉडी ऑफ एयर होना चाहिए। जनरल बॉडी ऑफ एयर में अगर नहीं है, दूसरा जगह है तो हमको मतलब भी नहीं लेना है। ज्वलनशील गैस मतलब जो हम लोग मात्रा में लेंगे कहाँ का होना चाहिए? वो जनरल बॉडी ऑफ एयर का होना चाहिए। आगे बताएंगे जनरल बॉडी ऑफ एयर क्या होता है। जनरल बॉडी ऑफ एयर के बाहर मान के चलिए फेस में ही शॉर्ट होल हो गया है कि नहीं, बोरिंग किए हैं वो होल हो गया, तो उसमें ज्वलनशील गैस मिल गई 4%, तो वो भी थोड़ी ना मानेंगे हम लोग, उसको भी काउंट नहीं करना है कि नहीं। जनरल बॉडी ऑफ एयर का डेफिनेशन अभी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे समझ में आ गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री किसको बोलते हैं। डिग्री सिम के लिए डिफाइन होती है, उसके किसी भाग के लिए डिफाइन होती है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? दो चीज के ऊपर। पहला परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस जनरल बॉडी ऑफ एयर में, और दूसरा प्रोडक्शन, है कि नहीं, यानी रेट ऑफ इमिशन। रेट ऑफ इमिशन प्रोडक्शन अलग है, पर प्रोडक्शन के हिसाब से ही हम लोग रेट ऑफ इमिशन निकाल पाएंगे। ठीक है, आगे जब वेंटिलेशन हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ना तो हम लोग आपको सिखाएंगे कि कैसे किसी खदान का आप रेट ऑफ इमिशन निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? आगे आए। अब आते हैं जनरल बॉडी ऑफ एयर में। देखिए जनरल बॉडी ऑफ एयर, इसी के बारे में बात कर रहे थे। आगे निकालने बाद में बताइएगा ना सर। हाँ, वेंटिलेशन टॉपिक है, उसमें हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे हमको फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री पता कर सकते हैं। मेरा अगर हवा पता है, मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, हवा की गति पता है, तो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं कि कौन सा डिग्री का है वो सिम हो सकता है। जनरल बॉडी ऑफ एयर डिफाइन कर लेते हैं। जनरल बॉडी ऑफ एयर का मतलब किसी कोयला सिम का सामान्य वातावरण। क्या बोला गया है? जनरल एटमॉस्फेयर इन कोल सिम। कोयला सिम का सामान्य वातावरण, कोयला सिम में सामान्य वातावरण, जिसमें क्या शामिल हो? विच इंक्लूड्स क्या है? एटमॉस्फेयर इन रूफ कैविटी, यानी रूफ कैविटी, चाल के गड्ढे की जो हवा है वो शामिल है, लेकिन डज नॉट इंक्लूड, इसको हम थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, वही इंपॉर्टेंट है जो चीज इंक्लूड नहीं है, बट डज नॉट इंक्लूड क्या? जनरल एटमॉस्फेयर इन सील्ड ऑफ एरिया, जैसे आइसोलेशन स्टॉपिंग, वो सील्ड ऑफ एरिया हो गया, या किसी कोयला या आसपास के पत्थर स्तरों में किया गया बोरहोल भी अगर है तो उसको भी हम लोग काउंट नहीं करते। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। गोफ एरिया वो सर, गोफ एरिया, हाँ गोफ एरिया, गोफ एरिया में भी हम लोग जनरल बॉडी ऑफ एयर काउंट नहीं करेंगे, नहीं, ठीक है, गोफ एरिया में भी हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। गोफ एरिया का भी जनरल बॉडी ऑफ एयर हम लोग काउंटिंग नहीं करते हैं। चलिए ये हो गया जनरल बॉडी ऑफ एयर, मतलब समझ में आ गया। रूफ कैविटीज में हाँ, लेकिन सील्ड ऑफ एरिया और जो बोर होल है कोयला में ड्रिल किए हैं या उसके आसपास के पत्थर स्तरों में किए हैं वो शामिल है। ये जो डेफिनेशन है ना गोफ, बहुत बार आया एग्जाम में, मतलब इसको तो रट ही लीजिए, ऐसे तो हर एग्जाम में WCL में ECL में सब जगह ही आया है, हूबहू रटिए। गोफ का मतलब क्या है? एनी पार्ट ऑफ वर्किंग बिलो ग्राउंड, यानी भूमिगत भाग का कोई वर्किंग, भूमिगत भाग का कोई वर्किंग जहां से, वेयर फ्रॉम अ पिलर और पार्ट देयर ऑफ, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड, ठीक है, बोला गया है कि पिलर या पिलर का भाग जो है वो निकाल लिया गया है, उस भाग को क्या बोलेंगे? गोफ। क्लियर? और लॉन्गवॉल में क्या है? लॉन्गवॉल में वह भाग जहां से कोयला निकाला जा चुका है लेकिन वो वर्किंग प्लेस नहीं है। तो गोफ जो है ना वो दोनों में मिलता है। यहाँ से सवाल भी आ सकता है, ये आपको बोर्ड एंड पिलर में भी गोफ देखने को मिलेगा और लॉन्गवॉल में भी देखने को मिलेगा। बोर्ड एंड पिलर की बात करें तो वहां पे हम लोग पिलर होता है, लॉन्गवॉल में पिलर नहीं होता है। तो अगर पूरा का पूरा पिलर ही आप निकाल दिए, पूरा का पूरा पिलर का कोयला ही निकाल दिए, तो वो पिलर का जो कोयला निकाल दिए हैं वो भी हो गया गोफ। या फिर
अभी पिलर निकाल रहे हैं, पिलर का कुछ भाग का कोयला निकाल चुके हैं, इतना भाग बचा हुआ है, तो जो भाग जहाँ से अब निकाले हैं ना पिलर का वो भाग जैसे कोयला निकाल गया वो भी क्या होगा, वो समझ में आ रहा है। सपोज ये आपका पिलर है ना जी, तो यहाँ से यहाँ तक आप कोयला निकाल दिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ आप कोयला निकाल दिए सपोज, एक सेकेंड इंटायर स्टॉप नहीं करते हैं। कोई ऐसा रास्ता या ऐसा कोई मार्ग जो कि ओपन कास्ट के वर्किंग से संबंधित होना चाहिए और प्रयोग होना चाहिए, जिसका देखरेख और प्रयोग ओपन कास्ट के वर्किंग के लिए होना चाहिए या वर्किंग का ओपन कास्ट वर्किंग के संबंध में होना चाहिए। किस लिए होना चाहिए? मशीनरी विद इन द प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब ओपन कास्ट के मशीनों के चलने के लिए प्रयोग या उसके लिए देखरेख की जाने वाली जो रास्ता होगा या मार्ग होगा और वो खदान की माइंड बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, उस रास्ते को क्या बोलेंगे? हॉल रोड। दो चार चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला, ऐसा रास्ता जो ओपन कास्ट से संबंधित हो, ओपन कास्ट से संबंधित हो और ओपन कास्ट के मशीनरी की चलने के लिए या उसको रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो और जो खान सीमा के अंदर हो। क्या होना चाहिए? खान सीमा के अंदर होना चाहिए। अगर अंदर नहीं है तो उसको नहीं बोलेंगे हॉल रोड। ऐसा रोड या ऐसा रास्ता, यानी ऐसा रास्ता या ऐसा मार्ग जो खान सीमा के अंदर हो, ओपन कास्ट से प्रयोग होने वाले मशीनरी के काम में आता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हॉल रोड। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओपन कास्ट जरूर बोलना है हॉल रोड में, और खासकर माइन बाउंड्री बोलना है। मान के चलिए कोई ओपन कास्ट माइंस है, ठीक है, ओपन कास्ट माइंस है, माइंस निकल जाता है वहां से डंपर, और फिर कोई पब्लिक जो रोडवे है, नेशनल हाईवे है, वहां से वो सामान कोयला लेके किसी दूसरा पावर प्लांट को अब लेके जा रहा है कोयला, तो वो जो नेशनल हाईवे है वो तो खदान की सीमा के अंदर नहीं है क्या? नहीं ना है, तो हॉल रोड नहीं होगा। क्या होना चाहिए? ऐसा रास्ता या ऐसा मार्ग जो खदान सीमा के अंदर हो, ओपन कास्ट के मशीनरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है या उसके लिए देखरेख किया जाता हो, उसको बोलेंगे हॉल रोड। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट आते हैं हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल कई बार पूछा गया है। हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी का मतलब होता है ऐसा मशीनरी जो ओपन कास्ट माइंस में इस्तेमाल किया जाता हो, डिगिंग करने के लिए, खोदने के लिए, ड्रिलिंग करने के लिए, ठीक है। और ड्रिलिंग करने के लिए कौन सा मशीन? ठीक है, जो मैकेनाइज्ड ड्रिल मशीन, हैंड हेल्ड ड्रिल मशीन को नहीं हम लोग बोलते हैं अच्छी, या वैसा ड्रिल मशीन जो कि मैकेनाइज्ड भी हो, लेकिन वैसा ड्रिल मशीन जो सिर्फ 50 mm तक ड्रिल मशीन, 50 mm के व्यास वाले होल तक ड्रिल कर सकता हो, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। तो वैसा ओपन कास्ट का मशीन जो खोदता हो, ड्रिलिंग करता हो, ड्रेजिंग करता हो, हाइड्रोलिकिंग करता हो, रिपिंग करता हो, डोजिंग करता हो, ग्रेडिंग करता हो, एक्सकवेट करता हो, लोडिंग करता हो या ट्रांसपोर्ट करता हो खनिज या ओवरबर्डन को, उस मशीन्स को हम लोग क्या बोलेंगे? HEMM। ठीक है, अंडर वाटर जो माइनिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रेजिंग, हाइड्रोलिकिंग। हाइड्रोलिकिंग तो हाइड्रोलिक माइनिंग बोलते हैं, ड्रेजिंग का मतलब होता है ना, ठीक है, अंडर वाटर माइनिंग। प्लेसर डिपॉजिट पड़े होंगे, प्लेसर डिपॉजिट गोल्ड वगैरह अगर रहता है समुद्र के अंदर, ठीक है, कभी कभी मिलता है तो उससे हम लोग निकालते हैं। ड्रेजर रहता है, तो वो ड्रेजिंग भी अगर कर रहा है ना कोई मशीन, तो उसको भी हम लोग बोलेंगे कि वो HEMM है। हाइड्रोलिकिंग का मतलब होता है इसमें हाइड्रोलिक जेट मॉनिटर इस्तेमाल होता है, हाइड्रोलिक माइनिंग वगैरह को ही बोलते हैं। ठीक है, रिपिंग आपको पता है, रिपर करता है, डोजिंग डोजर करता है, ग्रेडिंग ग्रेडर करता है, एक्सकवेटिंग। मतलब नहीं समझ में आ रहा सर, रिपिंग का मतलब? रिपिंग का मतलब आपके कभी गांव में देखे हल चलाते हुए किसी को? जी सर, वही काउंट नहीं करते हैं। कौन सा मशीन को हम लोग HM में परिभाषित नहीं करते हैं, तो वो क्या है? हैंड हेल्ड ड्रिलिंग मशीन। हाथ से पकड़ने वाले जो मशीन है ना, अगर ओपन कास्ट में प्रयोग भी हो रहे हैं तो उसको HEMM नहीं कहेंगे। और वैसे मतलब अगर मशीन्स भी है जो टायर माउंटेड हो या फिर आपका चेन माउंटेड भी हो, चेन माउंटेड कुछ भी मशीन हो, लेकिन अगर वो होल जो ड्रिल कर रहा है तो उस होल का अगर व्यास 50 mm तक ही है, तब भी क्या होगा? हम उसको HEMM नहीं बोलेंगे। ये समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो वैसा ड्रिल मशीन जो जिस भी उपकरण में आप इस्तेमाल कर दिए,
तो वो उपकरण क्या हो गया? इंट्रिंसिकली सेफ उपकरण हो गया या apparatus हो गया। जैसे फ्लेम प्रूफ क्या होता है? एक एंक्लोजर होता है, एक ढक्कन होता है। जिस भी उपकरण में वो ढक्कन इस्तेमाल कर दिए, वो उपकरण क्या हो गया? फ्लेम प्रूफ उपकरण हो गया। तो ये ऐसा उपकरण होता है, ये ऐसा सर्किट होता है, ये बिजली का होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। ये क्या होता है? ये ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जो अपने नॉर्मल फंक्शनिंग में, नॉर्मल फंक्शनिंग का मतलब क्या होता है? सामान्य में जो कार्य करता है। अब नॉर्मल का मतलब क्या होता है? जो गड़बड़ उसमें सर्किट हो गया। अगर वो सब उसका सर्किट सही है, यानी वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, तो नॉर्मल फंक्शन में चाहे कितना भी स्पार्क हो, इसमें ज्वलनशील गैस को आग नहीं निकाल सकता। मतलब ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जो नॉर्मल फंक्शनिंग दौरान इससे निकली जो स्पार्क होती है, जो चिंगारी होती है, अगर निकलती भी है तो इतनी कमजोर चिंगारी होती है जो कि आसपास गर्म गैस में आग नहीं लगा सकती है। आसपास गर्म गैस में आग नहीं लगा सकती, इतनी कमजोर होती है। ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जो नॉर्मल फंक्शनिंग के दौरान, यानी अब सामान्य रूप से कार्य करने के दौरान अगर चिंगारी निकलती है तो चिंगारी इतनी कमजोर होती है कि उससे गर्म गैस में कभी भी आग लग ही नहीं सकता, कभी विस्फोट हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? वोल्टेज करंट वगैरह कम करते हैं। वो सब चीज आपको आगे जब सी या 2010 पढ़ेंगे तब बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए कि बिजली का ऐसा सर्किट जो अपने सामान्य कार्य करने के दौरान उससे निकली चिंगारी इतनी कमजोर हो कि उससे आसपास गर्म गैस में आग ना लग सके, विस्फोट ना हो सके, तो उस सर्किट को, उस बिजली के सर्किट को हम लोग बोलेंगे इंट्रिंसिकली सेफ सर्किट। और जिस उपकरण में वो सर्किट प्रयोग हो रहा है उस उपकरण को क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिकली सेफ उपकरण। जैसे कि कौन कौन उपकरण होता है इंट्रिंसिकली सेफ, बताइए। टेलीफोन और बेल्ट कन्वेयर वाला सायरन, मतलब कि इंडिकेट जो करता है, एवीए, ऑडियो विजुअल अलार्म। और बताइए। बेल जो बजाते हैं, अरेंजमेंट। रिंग। ऐसा कोई भी आदमी जो लिखित रूप में ओनर, एजेंट या मैनेजर के द्वारा नियुक्त किया जाता हो, इसलिए और उसे किसी काम को निगरानी करने के लिए, खान या खदान के किसी भाग का, ठीक है, निगरानी करने के लिए नियुक्त किया जाता हो, उस आदमी को, उस व्यक्ति को बोलेंगे ऑफिशियल। इसकी परिभाषा में असिस्टेंट मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, सैंपलिंग इंचार्ज, डस्ट इंचार्ज, ओवरमैन, सरदार, इंजीनियर और सर्वेयर भी शामिल है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल है। हाँ, एक सवाल है आप लोगों से। एक जनरल मजदूर है। जनरल मजदूर सबको समझते हैं? नया नया नौकरी लगता है उसको जनरल मजदूर। इस जनरल मजदूर के पास ना ओवरमैन सर्टिफिकेट था। जी सर। ये जनरल मजदूर है डेजिग्नेशन, लेकिन इसके पास ओवरमैन सर्टिफिकेट है। बाप या पिताजी के जगह नौकरी लगाए, जमीन की जगह नौकरी लगाए, और इसको ना चूंकि ओवरमैन सर्टिफिकेट है तो डस्ट इंचार्ज बनाने के लिए तो ओवरमैन सर्टिफिकेट से काम हो जाता है। पढ़े थे रेगुलेशन नंबर, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे, रेगुलेशन नंबर 144 में अब डस्ट इंचार्ज बना सकते हैं किसी भी व्यक्ति को जिसके पास क्या है? ओवरमैन का सर्टिफिकेट। ओवरमैन। अब ये बताइए, क्या ये जनरल मजदूर ऑफिशियल के रूप में माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? नहीं सर, नहीं सर, ये आएगा कॉम्पिटेंट पर्सन। कॉम्पिटेंट पर्सन में आएगा सर, नहीं माना जाएगा। क्या होगा बताइए जी, बताइए बताइए, सोचिए। क्योंकि सर इसको मैनेजर लिखित रूप में आदेश देता है ना सर उस काम करने के लिए। इसमें तो तीनों दे सकते हैं ना, इसमें तो लिखा हुआ ओनर, एजेंट या मैनेजर। ओनर, एजेंट या मैनेजर भी दे सकता है। देखिए ये जो